लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेप्रिसिएशन कंप्लीट किया था, लेकिन मैंने कहा था एडिशनल डेप्रिसिएशन अभी बाकी है। क्यों? हम लोगों ने डेप्रिसिएशन की डेफिनीशन देखी थी, हम लोगों ने एक्चुअल कॉस्ट की डेफिनीशन देखी थी, हम लोगों ने सारे के सारे एक्सप्लेनेशंस देख लिए थे सेक्शन 43(1) के। ठीक है ना, 13 एक्सप्लेनेशन थे, 13 के 13 देख लिए थे। आज हम उससे थोड़ा आगे चलते हैं और एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एडिशनल डेप्रिसिएशन। ये एडिशनल डेप्रिसिएशन केवल तब मिलेगा और वन टाइम मिलेगा। आप ये सोच लो कि इस पर हम डेप्रिसिएशन अगले साल भी पा लें, उसके नेक्स्ट टाइम भी उस पर डेप्रिसिएशन रिसीव कर लें। एडिशनल डेप्रिसिएशन केवल वन टाइम मिलता है। वन टाइम मतलब एक साल। अगर आपने कोई नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट को छोड़ करके, अगर आपने कोई नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा। आपने अगर कोई नई एसेट खरीदी है, कौन सी? प्लांट एंड मशीनरी, तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। एसएससी कोई भी हो, अगर उसने नई प्लांट एंड मशीनरी की खरीदी है बशर्ते, अच्छा प्लांट कहाँ यूज़ होता है? ट्रेडिंग में कि मैन्युफैक्चरिंग में? तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए अगर कोई एसएससी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है और उसने कोई नई प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है तो उसको वन टाइम डेप्रिसिएशन मिलेगा 20% के रेट से। दैट्स इट। जो आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलता है दैट इज अलाउड टू यू, बट इंस्टेड ऑफ दैट in the very first year of the purchase of the asset you will get an additional depreciation as at the rate of 20%. That's it. अभी आते हैं कौन कौन सी एसेट मना है इसमें। प्लांट एंड मशीनरी, सारे प्लांट एंड मशीनरी नहीं, कुछ चीज़ें हटाई गई हैं, वो हम देखते हैं। फिलहाल तो बस ये याद रखो केवल प्लांट एंड मशीनरी पर, केवल नई प्लांट एंड मशीनरी पर, और वो भी मैक्सिमम रेट होगा 20% के रेट से। दैट्स इट, दैट इज फुल एंड फाइनल। 20% रेट इज फिक्स्ड। आप चाहो कम ले लो, आप चाहे ज़्यादा ले लो, ऐसा नहीं। 20%। अगर एसेट प्रीवियस ईयर में बाई की गई और पुट टू यूज 180 दिन से कम है तो आपको नॉर्मल रेट का 50% यानी 10% के रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो सर बाकी 10% खत्म या अगले साल? अगले साल मिल जाएगा, अगले साल मिल जाएगा। मैंने हमेशा बोला है जब मैं बोलूँगा तो सही बोलूँगा, सही के सिवाय कुछ नहीं बोलूँगा। तो अगर मैंने कुछ बोल दिया तो सही है, या तो अदरवाइज मैं फंसाऊँगा। ठीक है ना, बोला है ना ये। तो अगर मैं बोल रहा हूँ अगले साल 10% मिलेगा तो इट मीन सही बोल रहा हूँ, अब गलत उसमें होने की चांसेस नहीं है। ठीक है ना। तो 20% में 10% आपको पिछले साल मिल गया, 10% आप अगले साल बेनिफिट ले सकते हो। मीन्स यू आर वेरी मच एलिजिबल टू गेट द 20% डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट। क्लियर है? पक्की बात है। अगर आपने डेप्रिसिएशन अवेल नहीं कर पाए, क्यों नहीं अवेल कर पाए? क्योंकि 180 दिन ना 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 हम उस वहाँ अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की बात ही नहीं कर रहे, फिर गलत मत जाओ। हमने कहा अगर आप डेप्रिसिएशन अवेल नहीं कर पाए क्योंकि आपने एसेट को 180 दिन से कम रखा था तो आपको 10% मिलेगा, रेस्ट 10% यू विल गेट इन द नेक्स्ट ईयर। क्लियर है? अब बात करते हैं ये वन टाइम का है, इसके बाद कभी दोबारा नहीं मिलेगा। सर वो एसेट्स की डिटेल बताइए, वो डिटेल्स तुम लोग को याद है? जरा याद करो तो सेक्शन 33AB में मैंने कुछ डिटेल्स बनाई थी कि पैसे को हम लोग यहाँ नहीं लगा सकते। AB एंड ABA में बताया था कहाँ नहीं लगा सकते, तो बताया था कोई भी ऐसी एसेट नहीं खरीद सकते जिसका 100% डेप्रिसिएशन उसी साल मिल जाता हो। यहाँ पर भी वही है, कोई भी ऐसी एसेट नहीं खरीद सकते जिसका 100% डेप्रिसिएशन एक ही साल में मिल जाता हो। कॉपी है। वहाँ पर भी ये था कि कोई भी ऑफिस अप्लायंसेस नहीं खरीद सकते लेकिन कंप्यूटर खरीद सकते हो। यहाँ पर आप ऑफिस अप्लायंसेस खरीद ही नहीं सकते, यहाँ पर ऑफिस अप्लायंसेस कोई भी वो नहीं खरीद सकते। वहाँ ये था कोई रेजिडेंशियल हाउस या गेस्ट हाउस में अगर एसेट यूज होती होगी तो वहाँ पर एसेट नहीं खरीद सकते। यहाँ पर भी वही कॉपी पेस्ट कर दो, रेजिडेंशियल पर्पजेज से या गेस्ट हाउस के पर्पजेज से आप कोई एसेट नहीं खरीद सकते। वहाँ एक चीज़ नहीं थी, वहाँ कंप्यूटर था, लेकिन यहाँ कंप्यूटर नहीं है और साथ ही साथ एक और चीज़ नहीं है, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स।
वहाँ कंप्यूटर था, लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर तो है ही नहीं, लेकिन एक और चीज़ नहीं है, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल। जरा देखें, कोई भी सेकंड हैंड मशीनरी नहीं खरीद सकते आप। क्या नहीं खरीद सकते? शिप्स एंड एयरक्राफ्ट तो खरीद ही नहीं सकते, मैंने पहले ही आते ही बोल दिया, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट मना है। तो कुल मिलाकर के ये चीज़ें नहीं खरीद सकते। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, सुन, ये मत कहना सुना, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट नहीं खरीद सकते, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट नहीं खरीद सकते। सेकंड हैंड मशीनरी चाहे इंडिया की चाहे आउटसाइड इंडिया की नहीं खरीद सकते। और इस सर सेकंड हैंड मशीनरी है, विदेश से इंडिया में आ रही है, तो पहली बार आ रही है बेटा, और नई नहीं है, वो पुरानी ही है। तो सेकंड हैंड मशीनरी चाहे इंपोर्टेड हो चाहे इंडिया से आप खरीद करके उसको यूज़ करिए, लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलने वाला। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट पर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, सेकंड हैंड मशीनरी पर नहीं मिलेगा, ऑफिस अप्लायंसेज एंड गेस्ट हाउस, ऑफिस अप्लायंसेज पर नहीं मिलेगा, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर नहीं मिलेगा, गेस्ट हाउस या रेजिडेंशियल एकोमोडेशन की एसेट्स पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। कोई भी ऐसी एसेट खरीदेंगे जिसका डेप्रिसिएशन एक ही साल में मिल जाता हो, उस पर ये बेनिफिट नहीं मिलने वाला। अब मैं पढ़ूँ, टॉपिक इज ओवर। एलिजिबल एसएससी, एसएससी engaged in the business of manufacture or production of any article or thing, ठीक। eligible asset, any new plant or machinery other than ships and aircraft. Rate 20% of actual cost shall be allowed as deduction, provided that no deduction shall be allowed in respect of any second hand machinery, whether imported or Indian, any machinery or plant installed in any office premises or any residential accommodation or guest house, बता दिया, any office appliances or road transport vehicle, बता दिया, any machinery or plant the whole of the actual cost of which is allowed as a deduction in the same previous year, that's it, बता दिया। Additional depreciation is allowed in only one in the first year in which the asset is installed and put to use, underline कर लेना, installed and put to use, इंस्टॉल्ड एंड पुट टू यूज़। अगर मुझे पेपर सेटर बनाया जाता तो मैं शायद क्वेश्चन इसी पर देता, इसी लाइन पर बच्चे फंस जाते। इंस्टॉल्ड एंड पुट टू यूज़ 54, इंस्टॉल्ड एंड पुट टू यूज़, एंड को सर्किल बना लो, दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, यानी इंस्टॉल केवल इंपॉर्टेंट नहीं, इंस्टॉलेशन एज वेल एज पुट टू यूज़। हाँ जी, when asset is put to use for less than 180 days, then the rate of additional depreciation 10%, हाँ या ना? 10%, पक्की बात है। इस साल का अमेंडमेंट है। In the case when only 50% of additional depreciation is allowed in the year of acquisition as the asset is put to use for less than 180 days, then the remaining 50%, अब तक ये नहीं था जो तुम लोग बोल रहे थे सही था, 50% सर खत्म हो जाता है, लेकिन मैंने कहा ना क्या करेंगे उसको अगले साल, तो वही बोला है, अमेंडमेंट है। देन द रिमाइनिंग 50% ऑफ सच एडिशनल डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड इन द इमीडिएटली सक्सीडिंग ईयर, दैट्स इट। क्या दिक्कत आ गई भाई? कोई दिक्कत आ गई? नहीं ना? पक्का सोचना नहीं है। एडिशनल डेप्रिसिएशन कोई पूछे तो क्या रेट है? 20%। किस पर मिलता है? न्यू प्लांट एंड मशीनरी पर। कोई भी ऐसा एसएससी जो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में लगा हुआ है उसको इस पर बेनिफिट मिलेगा, बशर्ते वो नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदे और उसको पुट टू यूज़ करें। इंस्टॉलेशन एंड पुट टू यूज़ मस्ट बी इन द सेम प्रीवियस ईयर, तभी ये बेनिफिट मिलने वाला है। वंस इन अ लाइफ मिलता है, मीन्स नई एसेट्स पर, उस एसेट्स पर दोबारा आप एडिशनल डेप्रिसिएशन अगले साल क्लेम नहीं कर सकते, एक ही बार क्लेम कर सकते हो। हाँ, किन एसेट्स पर नहीं मिलेगा? शिप्स एंड क्राफ्ट ओल्ड पर नहीं मिलेगा, ऑफिस अप्लायंसेस पर नहीं मिलेगा, गेस्ट हाउस पर नहीं मिलेगा, रेजिडेंशियल पर नहीं मिलेगा, 100% डेप्रिसिएशन एक ही साल में मिल जाता हो उस पर नहीं मिलेगा, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर नहीं मिलेगा, इन पर हमें कोई भी एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलने वाला। हाँ, अगर आपने 180 दिन से कम परचेज और पुट टू यूज़ कम हुआ है, 180 दिन से कम, तो 50% इस साल ले लीजिए, बाकी 50% के लिए अमेंडमेंट मैंने पढ़ दिया क्यों आप नेक्स्ट ईयर में क्लेम कर सकते हैं, इमीडिएटली सक्सीडिंग ईयर। क्लियर? क्या 10%? 20% है वो, काट मत देना। अगर आपने एसेट 180 दिन से कम यूज की है, पुट टू यूज कम है, परचेज एंड पुट टू यूज, इंस्टॉल्ड एंड पुट टू यूज 180 दिन से कम है,
तो आपको नॉर्मल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का 50% यानी कि 10% अलाउड होगा, ये वही 10% है। बाकी 10% आपको इमिडिएटली सब्सिक्वेंट ईयर में 10% का बेनिफिट मिल जाएगा, दैट्स इट। अब आते हैं, इस साल फिर एक और अमेंडमेंट आया। केवल यही अमेंडमेंट नहीं था कि 50% इस साल नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, अगले साल मिल जाएगा, ये तो अमेंडमेंट आया। एक और अमेंडमेंट आया कि हम लोग नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया के लिए 20% का प्रोविजन नहीं करेंगे, 35% एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। सोचो ना, डेप्रिसिएशन देना, सरकार इसको प्रमोट कर रही है, प्रमोशन का सब्जेक्ट मैटर है कि डेप्रिसिएशन सामने वाला ज़्यादा अवेल करेगा तो पीएल कम आएगा, प्रॉफिट कम आएगा तो उसको टैक्स कम देना पड़ेगा। इट मीन्स कि टैक्स इंसेंटिव हो गया, आप अच्छी जगह पैसा लगाओ, ऐसी जगह पैसा लगाओ जिससे बिजनेस ग्रो करे। तो यहाँ पर क्या बोला, बैकवर्ड एरिया है तो वहाँ 35%, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बंगाल है ना, हाँ, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड तेलंगाना, एडिशनल इंसेंटिव फॉर नोटिफाइड एरिया इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल। कोई दिक्कत है? बोलो। यहाँ पर 20% की जगह हम लोग कितना सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 35%, दैट्स इट। एडिशनल डेप्रिसिएशन शैल बी क्लेम्ड एज एट द रेट ऑफ 30% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड फॉर सेटअप एंड अंडरटेकिंग और एंटरप्राइज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग इन नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल ड्यूरिंग द प्रीवियस पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2020 तक है, ये याद रखना। क्लियर है? 1/4/2015 से लेकर 31 मार्च 2020 तक अगर आपने कोई एसेट एक्वायर्ड, इंस्टॉल्ड एंड पुट टू यूज़ की है उसके लिए। क्लियर है? चलें आगे। ये तो था सर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में अब कोई टॉपिक हम लोग का नहीं बचा, लेकिन जो अब मैं बोलने वाला हूँ वो कुछ डेप्रिसिएशन से मिलता हुआ टॉपिक है जो अब मैं बोलने जा रहा हूँ स्टोरी, ठीक है ना। 32AC देखो तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का वही है, लिखा है इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्लांट एंड मशीनरी। फिर से एक नया इंसेंटिव। सर नई प्लांट एंड मशीनरी को गवर्नमेंट ग्रोथ करना मतलब देना चाहिए, हाँ, जितना आप खरीदोगे उतना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी और जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी उतना मेक इन इंडिया होगा। पक्की बात है ना, हाँ या ना। तो ये भी इंसेंटिव कुछ वैसा ही है। क्या है इस इंसेंटिव में, और ये सेक्शन बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइप का है, आप हमेशा कंफ्यूज रह जाते हो। अब केवल यहीं तक बात खत्म हो जाती, हम थोड़े खुश रहते कि चलो कंफ्यूजन निपटाने के लिए हम बैठे हैं। जैसे ही ये सेक्शन खत्म होगा, सेक्शन 32AD जो इस साल का नया अमेंडमेंट आया है, कोई छोटा मोटा अमेंडमेंट नहीं है, पूरा बाकायदा एक बहुत बड़ा सेक्शन आया है 32AD। AC के बाद AD, AC तो आया था 14-15 में, AD आया है इस साल से। अब AD चोटी का जोर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्लांट एंड मशीनरी इन नोटिफाइड बैकवर्ड एरियाज इन सर्टेन स्टेट्स, ये है इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्लांट एंड मशीनरी 32AC। अभी हम लोगों ने एडिशनल डेप्रिसिएशन देखा ना, उसमें भी तो आप इंसेंटिव दे रहे थे, कितना इंसेंटिव, लेते जाओ बेनिफिट, सरकार देने को तैयार है। 32AC है, फिर 32AD है। और इसके बाद सबसे बड़ी बात तो ये समझनी जरूरी होती है कि WDV पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है, इसका हम लोग शो कैसे करते हैं, डेप्रिसिएशन क्लेम किस तरह किया जाता है, वो बाद का मैटर है। अभी हम कैलकुलेशन मैटर पे नहीं फंसना चाह रहे, अभी हम केवल थ्योरी को क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं कि थ्योरी यहाँ पर सेट हो जाएगा, फिर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है उसको तो हम लोग देख लेंगे। पक्की बात है ना। टैक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है थ्योरी। अगर आपकी थ्योरी बढ़िया तरीके से तैयार है, फिर न्यूमेरिकल में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप सोचते हो 100 क्वेश्चन सॉल्व कर ले, थ्योरी स्ट्रांग हो जाएगी, जन्म में से उस तरह जाओगे, होगा नहीं। 1000 क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दूँ, सब बेकार है अगर थ्योरी क्लियर नहीं है तो, ठीक है ना। तो थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान देना है। थ्योरी एक बार माइंड में सेट हो गई तो न्यूमेरिकल तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, केवल देखो आंसर अच्छा ऐसे होता है, ये तो हम आता ही था। न्यूमेरिकल करोगे, क्वेश्चन को मैंने कहीं घुमा दिया बेटा, तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे। कंसंट्रेशन पूरा थ्योरी पर रहना चाहिए। 32AC इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्लांट एंड मशीनरी, और थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ेगा। ये सेक्शन तुम लोग का 14-15 से है, ढंग से देखना। सेक्शन 32AC, और ये असेसमेंट ईयर 14-15
15, 16, 16, 17, 17, 18 इतने ईयर्स पर एप्लीकेबल है, दैट्स इट। इसके बाद इस सेक्शन का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। इसके बाद इस सेक्शन का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। इसके पहले ये सेक्शन था भी नहीं, 14, 15 के पहले असेसमेंट ईयर में था भी नहीं, और 17, 18 के बाद इस पर कोई बेनिफिट मिलना भी नहीं है। क्लियर है? दो सेक्शंस की बात करेंगे, किस पर होता है किस पर नहीं वो बाद में हम लोग देखेंगे, लेकिन मज़ा आने वाला है। इसका न्यूमेरिकल हम लोग तुरंत साथ ही साथ सॉल्व कर लेंगे ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए। अगर आपने 14, 15 या 15, 16 में 100 करोड़ रुपए का नया प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, कितने का? छोटी मोटी इंडस्ट्री की बात नहीं हो रही, बड़ी इंडस्ट्री की बात हो रही है, जो हजारों सैकड़ों करोड़ों की प्लांट एंड मशीनरी परचेज करते हैं, उनके लिए बेनिफिट है। मतलब अगर आपने 100 करोड़ का प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है इन 2 ईयर्स में, इन 2 सालों में, तो आपको बेनिफिट मिलेगा सेक्शन 32AC1 का। और अगर आपने, सुनना मेरी बात ढंग से सुन लो, पहले उधर छोड़ दो, अगर आपने इधर 100 करोड़ का खरीद लिया तो भी कोई बात नहीं, यू आर वेरी मच कैपेबल टू गेट द डिडक्शन अंडर सेक्शन 32AC। अगर आपने यहाँ 80 करोड़ का खरीदा, यहाँ 30 करोड़ का किया, एवन दो यू आर वेरी मच कैपेबल टू गेट द डिडक्शन अंडर सेक्शन 32AC। सोचो, गवर्नमेंट ने कहा इन टोटालिटी, इन एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट इन दोनों सालों में मिला करके 100 करोड़ और उससे अधिक होना चाहिए। 100 करोड़। अब जब इन लोग को डिडक्शन दे दिया गया, जब 14, 15 खत्म हुआ, गवर्नमेंट को थोड़ा सक्सेस दिखाई दिया और थोड़ा फेल्योर दिखाई दिया। सक्सेस इसलिए कि हाँ लोग इन्वेस्टमेंट किए, फेल्योर इसलिए कि 100 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट होती है। कोई अगर 40 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो हम उसको बेनिफिट ना दें, इसका मतलब तो गलत हो गया, हाँ है ना। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक, हम 25 करोड़ को भी इस सेक्शन में ले आते हैं। अगर कोई एसएससी 25 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट, 25 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट, 25 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट, इकट्ठा नहीं, अलग अलग, यहां तो था 2 साल का मिलाकर 100 करोड़, यहां पर कोई अब मिक्स की बात ही नहीं है, यहां मिक्स की बात ही नहीं है, यहां अलग अलग बात करेंगे। अगर आपने यहां पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, नो डिडक्शन, यहां कर दिया 40 करोड़ मिल जाएगा डिडक्शन, यहां नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, नहीं मिलेगा। आपने इन 2 ईयर्स में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, इस साल इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। हर साल इंडिविजुअल है, तो ये बात तो समझ में आती है कि हर साल इंडिविजुअल है, तो हमको ये बात समझ में आती है। इसकी बात थोड़ी टेढ़ी खीर लग रही है, यानी कि ये सेक्शन हम एक पार्ट में नहीं पढ़ेंगे, 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले ये सेक्शन आया था 32AC1, उसके बाद आ गया सेक्शन 32AC2 ना, सेक्शन 32AC1A। 2 किसने बोला? हमने तो नहीं बोला 2 तुम्ही लोगों ने बोला। सेक्शन 32AC1 और सेक्शन 32AC1A, क्लियर है? इनको 2 पार्ट में पढ़ेंगे, अभी लिख रहे हैं फिर से, चिंता न करना। ये 2 पार्ट है। ये वाला जो हिस्सा है ये हम बार बार बोलेंगे AC1, याद रहेगा 100 करोड़, और मैं जब 25 करोड़ बोलूं तो समझ जाना AC1 है। आ रहे यानी सेक्शन को हम 2 पार्ट में पढ़ाएंगे। पहले सेक्शन 32AC1 मैं बोलूं तो समझ लेना 100 करोड़ की मैं बात कर रहा हूं, और जब मैं बोलूं AC1A तो इसका मतलब मैं 25 करोड़ की बात कर रहा हूं। क्लियर है? हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? आ रहे अभी स्टार्ट होना है, चिंता मत करो, बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलें आगे। अब देखा जाए क्या है। एसएससी केवल कंपनी होनी चाहिए, दिमाग में ये बात बैठा लेना, एसएससी केवल कंपनी होनी चाहिए। ये चीज़ यहाँ पर सेट कर लो। 100 करोड़ का बेनिफिट दिलवा रहे हो, 100 करोड़ का एसेट खरीदवा रहे हो, तो नॉर्मल एसएससी की बात नहीं हो रही, केवल कंपनी एसएससी की बात हो रही है। तो एलिजिबल एसएससी, एनी कंपनी एसएससी इंगेज इन द मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग। कोई भी कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के इन्वॉल्व है, काम में इन्वॉल्व है, उसको इस सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा। कब मिलेगा? अगर उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। एक बात बताओ,
ये प्रीवियस ईयर कब से स्टार्ट होगा? ये 1/4/2013 से, और ये खत्म कब होगा? 17 प्रीवियस ईयर। हम प्रीवियस ईयर की बात करें, ये असेसमेंट ईयर है। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट इस डेट से लेकर इस डेट के अंदर किया है तभी ये सेक्शन आपको बेनिफिट मिलेगा, चाहे सेक्शन 32AC1 का हो चाहे सेक्शन 32AC1A का हो। आपको इस सेक्शन का बेनिफिट तभी मिलेगा when you have invested your fund to acquire plant and machinery between this period which start from 1st April 2013 and ends on 31st of March 2017. That's it. क्लियर है? चलिए आगे। दिख रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा जी, एलिजिबल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन न्यू एसेट। ढंग से सुनना, पार्ट नंबर वन किसकी बात कर रहा हूँ? एलिजिबल इन्वेस्टमेंट इन न्यू एसेट एग्रीगेट अंडरलाइन कर लेना। एग्रीगेट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ विच एक्सीड्स ₹100 करोड़। एग्रीगेट वर्ड है, 100 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए। अगर इसमें 100 करोड़ है तो बताओ इसमें कितना होगा? अगर इसमें 100 करोड़ है तो इसमें कितने का मैंने बताया? 25 करोड़ ही तो बोला, 25 करोड़, और एग्रीगेट नहीं बोला, इंडिविजुअली देखा। जरा देखो 2 सेकंड पार्ट क्या बोलता है? इन्वेस्टमेंट इन न्यू एसेट्स एक्चुअल कॉस्ट ऑफ विच एक्सीड्स ₹25 करोड़ ड्यूरिंग सच प्रीवियस ईयर। एक्सीड्स अंडरलाइन करना, एग्जैक्ट 100 नहीं आएगा, एग्जैक्ट 25 नहीं आएगा, अबव 25 होगा और अबव 100 होगा। ठीक है ना? एक्सीड्स को अंडरलाइन कर लेना, एग्रीगेट को अंडरलाइन कर लेना, 100 करोड़ को अंडरलाइन कर लेना और 25 करोड़ को अंडरलाइन कर लेना। बस ये तुम्हारे की पॉइंट थे। अगर ये दिमाग में है तो अब गलती होने की चांसेस नहीं है। पक्की बात है ना? अगर इसकी फैक्ट्री है मेसर्स गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग और इसने प्रीवियस ईयर 15-16 में 120 करोड़ रुपए नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है इसने, बताओ डिडक्शन कितना मिलेगा? अमाउंट बताओ। 100 करोड़ का 100 करोड़ का बेनिफिट मिलेगा, कितना परसेंट मिलेगा मैंने अभी नहीं बताया। कितना परसेंटेज मिलेगा वो मैंने नहीं बताया, दिमाग में बैठा लो। 15%, कितना? 15%। तो अब बताओ 120 का 15% मिलेगा या केवल 20 का 15% मिलेगा? देखो ना, बस उलझ गए तुम लोग। कंपनी कहाँ है बेटा? ये बोलो ना, नहीं मिलेगा, सीधे मिलना ही नहीं है। हम तो फंसा रहे थे 100 पर मिलेगा या 20 पर मिलेगा, 100। तुम लोग उलझ गए उसी में, 100-120 में चेक करने लगे। अरे बेसी ही गलत दे दी तो मैंने, कंपनी दिया ही नहीं मैंने। अब समझ में आई बात? तो एग्जाम में यही चीज़ आती है, बच्चा दांत दिखाता वो बाहर आता है, सही हो गया, बाद में पता चलता है ये क्या हो गया। हाँ भाई, मजाक नहीं कर रहे। हमारा एक क्वेश्चन था जब हम पढ़ाई करते थे एग्जामिनेशन से, सेक्शन 54 से रिलेटेड, कैपिटल गेन का। किताब से क्वेश्चन की है, सुबह से शाम हो गई, समझ ही में नहीं आया आंसर गलत क्यों। बिल्कुल डिट्टो सही कर रहे, सारा प्रोसीजर सही है, देख रहे हैं बार बार। रात में जाकर नींद करते समय अचानक दिमाग की बत्ती जल उठी। तुरंत देखे एसएससी लिखा था नॉर्मल कंसर्न और उसमें लिखा था कंपनी। होना ही था, सॉरी, ऐसे सेक्शन एप्लीकेबल होता था किसी इंडिविजुअल या एचयूएफ पर, और वो जो उसमें दिया था क्वेश्चन में वो दिया था प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड, कंपनी दिया था। तो इंडिविजुअल एचयूएफ है नहीं, डिडक्शन कहाँ से मिलेगी आपको? अब समझे? तो ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है कि अगर मैंने यहाँ पर कंपनी बोला है तो पहले तो देखो कि एसएससी एलिजिबल है या नहीं, तो पहले डिडक्शन दे दोगे, बाद में एलिजिबिलिटी देखोगे। तो एलिजिबल तब होगा जब वो कंपनी होगा। फिलहाल यहाँ पे अब देखो, छोड़ देना किताब को। अब मैं तुम लोग को यहाँ पर चार्ट बनवा रहा हूँ, ढंग से देखते जाना। कितना डिडक्शन मैंने बताया था थोड़ी देर पहले अभी? अच्छा 15 बताया ना, याद है ना? ढंग से सुनना। 1 अप्रैल 2014 to 31 मार्च 2015, दिस इज योर फर्स्ट असेसमेंट ईयर, यानी इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा? 1 अप्रैल 2015 to 31 मार्च 2000।
कंफ्यूजन स्टार्ट होने वाला है, टेंशन ना लेना। अगर कोई कंपनी, ढंग से सुनना, इस साल उसने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो क्या उसको सेक्शन 32AC का बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। मानते हो ना? इन्वेस्टमेंट किए नहीं तो कहां से मिलेगा? यहां उसने 80 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, क्या उसको सेक्शन 32AC का बेनिफिट मिलेगा? 1 का नहीं मिलेगा। 1 का इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि 100 करोड़ एग्रीगेट होना चाहिए दोनों साल मिला करके, वो तो आप ले नहीं पाए। मौका मिल गया आपको एक और, क्योंकि इस साल से सेक्शन 32AC 1 का बेनिफिट भले ना मिल पाए लेकिन यहां से मिल जाएगा। बोलो ना, हाँ या ना? थोड़ा मैं क्वेश्चन उलट देता हूं। मैंने यहां पर इन्वेस्टमेंट किया 40 करोड़, क्या मुझे सेक्शन 32AC 1 का बेनिफिट मिल जाएगा? क्या मुझे सेक्शन 32AC 1A का बेनिफिट मिल जाएगा? हैं? नहीं नहीं, क्योंकि इस साल तो था ही नहीं। मैंने कहा ना, गवर्नमेंट का दिमाग थोड़ा एक साल बाद खोला कि ये क्या हो गया, बड़े बड़े लोग बेचारे इन्वेस्ट करें लेकिन 25 करोड़ 40 करोड़ 50 करोड़ 60 करोड़ वालों को हम लोग बेनिफिट नहीं दे रहे। तो एक साल बाद दिमाग खुला तो वहां से बेनिफिट मिलना स्टार्ट हुआ। तो पहले साल में तो 32AC 1A पर मत चले जाना। पहले साल इसने इन्वेस्ट किया था 80 करोड़, इधर उसने कर दिया 40 करोड़। अब बताओ जाएं तो जाएं कहां? क्या सेक्शन 32AC 1 में जाएं या सेक्शन 32AC 1A में जाएं? बिल्कुल इत्मीनान से सोचना। और दोनों केस में डिडक्शन 15% है। यहां एग्रीगेट देखा जाता है, यहां इंडिविजुअल देखा जाता है। क्यों AC1 में? क्यों? अमाउंट ज्यादा है। सोच लो, डिडक्शन का तरीका कितना मिलेगा? बताओ डिडक्शन कितना मिलेगा? डिडक्शन ही बता दो हमको, हम भी देखें। तुम लोगों ने कहा सर 120 का 15% ले लीजिए, 18 लाख आ जाएगा। 100% मैं एग्री हूं क्योंकि मैंने एग्रीगेट वर्ड यूज किया था। हाँ या ना? जरा अब इस केस को सुलझा करके देख लेते हैं, अब कितना डिडक्शन मिलेगा? अगर मैंने 100 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो क्या मुझे इस प्रीवियस ईयर में इसका डिडक्शन मिलेगा या नहीं? मिल जाएगा। 120 करोड़ का 15% मिलेगा, मिल जाएगा। यानी हम प्रीवियस ईयर 13-14 असेसमेंट ईयर 14-15 में पहले ही डिडक्शन पा लेंगे क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ से अधिक कर रखा है। 120 का सीधे सीधे 15% 18 लाख रुपए आ जाएगा, 18 करोड़ आ जाएगा। सॉरी, कितना? 18 करोड़ हमको बेनिफिट मिल जाएगा। कितना बेनिफिट मिल जाएगा? 18 करोड़ रुपए का बेनिफिट मिल जाएगा। मिल जाएगा यानी हमने यहां पर डिडक्शन कितनी ले ली? बात समझ में आई? अब बताओ अगले साल कितनी डिडक्शन लोगे? तरीका ये बिल्कुल नहीं है जो तुम लोग सोचते हो। अब जो मैं तरीका तुमको बोलने जा रहा हूं वो दिमाग में रखना। एग्रीगेट वर्ड यूज है, कहां इंडिविजुअल यूज है भाई? तो जब भी डिडक्शन मिलेगी वो 160 का 15% और जितना तुम्हें डिडक्शन मिल चुका है उसका माइनस कर देना 18। हाँ, टोटल पे कितना मिलना है? 15%। दिमाग में बात सेट है सर। इन टोटालिटी वी विल गेट द डिडक्शन ऑफ 15%, दैट्स इट।
हाँ या ना, 15% डिडक्शन ले लिया, बट वी हैव ऑलरेडी क्लेम डिडक्शन ऑफ ₹18 करोड़, दैट विल बी डिडक्टेड टू गेट द नेट एडिशनल क्लेम। कितना आ जाएगा? तो यहां पर कितना मिल जाएगा? 6। हाँ या ना? ये कैसे आया? यहां से आया। यानी पिछले साल अगर आपने कोई डिडक्शन क्लेम कर ली है 14-15 असेसमेंट ईयर में, तो 15-16 का डिडक्शन क्लेम करते समय वो डिडक्शन माइनस कर दो जो आपको ऑलरेडी क्लेम हो चुकी है, क्योंकि आपको एग्रीगेट अमाउंट पर डिडक्शन लेनी है। क्लियर है? बात तो वही पड़ी। चलो, अगर मैंने यहां पर अब बात बताओ 10 करोड़ और यहां 140 करोड़ का था, तो क्या हमको यहां कोई डिडक्शन मिली थी? नहीं सर, कोई डिडक्शन नहीं मिली। यहां डिडक्शन मिलेगी कितने पर? पूरे 150 करोड़ पर। 150 का 15% बाई 22.5, और पिछला कितना मिला था? यानी टोटल मिल गया 22.5 करोड़। नहीं समझ में आई बात? क्लियर है? तो पिछला जितना मिला है उसको डिडक्ट करना पड़ेगा, नहीं मिला है तो 0 माइनस कर दो, दिक्कत क्या है उसमें? अब कंसेप्ट क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। अभी ये पूरा क्वेश्चन फिर चलेगा, चिंता मत करो। अच्छा, यहां पर हमने कोई डिडक्शन नहीं ली थी, यहां 10 करोड़ लिया, यहां 140। अब बताओ मैं कहां जाऊं? यहां पे, क्योंकि इस साल से तो ये सेक्शन भी स्टार्ट हो गया। 25 करोड़ से अधिक है तो मैं यहां जाऊं या यहां जाऊं? तो तुम लोग का जवाब होगा सर यहां जाइए, क्योंकि यहां पर तो 140 पर ही डिडक्शन मिलेगी, लेकिन यहां पर 150 पर डिडक्शन मिल जाएगी, यहां पर हमको ज़्यादा डिडक्शन मिल जाएगी। नहीं समझे? पक्की बात है? हाँ या ना? क्लियर? कोई दिक्कत है? ऐसा भी नहीं कर सकते कि एक साल इसका डिडक्शन लिया, अगले साल इसका ले लिया आधा ना। इफ यू हैव गॉट द डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन 32AC1 इन द प्रीवियस ईयर, तो इस साल भी आपको इसी में ही डिडक्शन लेना पड़ेगा। इस साल आप यहां नहीं जा सकते। अरे बोल, स्विच नहीं कर सकते। यहां पर आपने इन्वेस्टमेंट किया था 90 करोड़ का, यहां आपने इन्वेस्ट चलो 100 चलो 10 करोड़, और यहां पर किया आपने 20 करोड़, तो कहोगे सर इसी में ही जाना है, इसमें तो मिलेगा भी नहीं, इसमें तो कोई बटिफी नहीं, केवल यही डिडक्शन मिलेगा। 25 करोड़ से ज़्यादा होता, 25 करोड़ से ज़्यादा तो यहाँ पर सोच सकते थे, लेकिन अब बताओ कहाँ सोच रहे हो? 110 पर जो लेना था ले चुके, 30 करोड़ पर यहाँ आओगे या यहाँ जाओगे? इसी पर ही रिजिड रहोगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने वो सेक्शन अवेल किया था। एक साथ दोनों सेक्शन अवेल नहीं कर सकते, एक साथ दोनों सेक्शन अवेल नहीं कर सकते, ठीक है ना? यहाँ हमें कोई डिडक्शन नहीं मिली थी। अब बताओ हम यहाँ जाएं यहाँ जाएं, तुम्हारी मर्जी, जहाँ जाना चाहो। अब तुम्हारी मर्जी, जहाँ जाना चाहो, दोनों में वही चीज़ है। 15%। इस साल मैंने 40 करोड़ और लगाया, तो कहाँ जाए? यहाँ या वहाँ? यहाँ तो मिलेगा ही नहीं डिडक्शन, क्लोज। मैंने कहा केवल 2 सालों के लिए ये डिडक्शन है, इस साल से तो ये मिलेगी भी नहीं पहली वाली। 2 साल का ही डिडक्शन केवल ऊपर वाले में मिलता है, इसमें 32AC1 में, इसके बाद कोई डिडक्शन नहीं है ही नहीं, जरूरत ही क्या है? और जब 25 करोड़ का प्रोविजन आ गया तो उसमें 30-40 करोड़ रखने से क्या फायदा, 100 करोड़ रखने से क्या फायदा? और था ही इनिशियल स्टेज में 2 साल के लिए बनाया गया था। सक्सेस इतनी मिली कि इसको 4 साल तक के लिए बना दिया गया, सक्सेस इतनी मिली कि हमने थोड़े छोटे व्यापारियों को भी इसमें लाना शुरू कर दिया। अब क्लियर है? तो पहले ये 2 साल के लिए ही आया था सेक्शन, जब 100 करोड़ की लिमिट थी, वो भी एग्रीगेट पर। अब वो इंडिविजुअल 25 करोड़ पर भी है, और कब से स्टार्ट होती है? 14-15 के बाद से, यानी 15-16, 16-17 एंड 17-18। क्लियर है? तो अब जरा इसको देखो, और उसके बाद इस पर एक न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। जरा देखो, पेज नंबर 55 है। एनी कंपनी SSC engaged in the manufacture or production of any article or thing, acquisition and installation between 1st April 13 to 31st March 17, AC1 में investment in new assets aggregate actual cost of which exceeds rupees 100 crores, and 32 AC1 है investment in new assets actual cost of which exceeds rupees 25 crores। बोलो,
पीरियड एंड अमाउंट ऑफ डिडक्शन 14-15 में असेसमेंट, वर्ड ऊपर असेसमेंट का अंडरलाइन कर लेना, ऊपर असेसमेंट जो लिखा है कॉलम अंडरलाइन जरूर कर देना, कहीं ऐसा ना हो दिमाग में प्रीवियस ईयर दौड़ता रहे पता भी नहीं चले। तो लिखा है पीरियड एंड अमाउंट ऑफ डिडक्शन असेसमेंट ईयर 14-15। बताओ इधर देखो, 15% of the amount of actual cost of new asset and acquired and installed between 1st April 13 to 31st March 2014 where the cost of new such assets rupees 100 करोड़। तो कितना डिडक्शन मिलेगा लिखा है, बोलो कितना मिलेगा? 15%। दूसरा देखो 15%, उसी की बात कर रहे हैं 32AC1 की, 15% ऑफ द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट एक्वायर्ड, इधर से इधर तक, इधर से लेकर इधर तक, और 100 करोड़ से अधिक हो तो जितना डिडक्शन मिलना है उसमें से पिछला डिडक्शन माइनस कर दो, वही लिखा है। वेयर द एग्रीगेट कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स एक्सीड्स 100 करोड़ एज रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑलरेडी अलाउड एज अ डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन फॉर द लास्ट ईयर, लिखा है ना। 16-17 में 1 एप्लीकेबल नहीं है, 17-18 में 1 एप्लीकेबल हो गया। अब 32AC1A की बात करते हैं। पहले साल में तो एप्लीकेबल था ही नहीं, 14-15 में देखो, पीछे देखो, 14-15 में तो ये एप्लीकेबल था ही नहीं। असेसमेंट ईयर 15-16 में पहली बार ये एप्लीकेबल हुआ और बिल्कुल सेपरेट सेक्शन है ये, 1 से मत अटैच कर देना, क्लियर है। 25 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट होगा तो आपको सीधे सीधे 15% मिल जाएगी। मारो गोली 15-16 को, 16-17 में अगर 25 करोड़ से ऊपर होगा तो उसका अलग बेनिफिट मिल जाएगा। मारो गोली 14-15, 15-16, 16-17 को, 17-18 में भी अगर इसका असेसमेंट ईयर 17-18 में भी अगर 25 करोड़ से अधिक होगा तो भी हमें अलग से बेनिफिट मिल जाएगा। यानी इसका किसी दूसरे साल से कोई लेना देना नहीं है, हर एक साल सेपरेट और डिस्टिंक्ट माना जाएगा इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर है। बोलते क्यों नहीं? अदर पॉइंट्स, टॉपिक इज ओवर, केवल अदर पॉइंट्स देख लेते हैं, उसके बाद इस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, मजा आएगा। For the assessment year 15-16, no deduction shall be allowed under section 1A if the 1A if the SSC has claimed deduction under section 1। मैंने कहा ना इधर से कूद फांद करके इधर नहीं जा सकते, बोला ना मैंने, अगर आपने 1 में क्लेम किया हुआ है तो 1 पे ही चिपके रहो, अगले साल भी चुपचाप 1A में कूद नहीं सकते, हाँ या ना। Where the SSC transfers the new asset within 5 years, मना है, मना है, आप नई एसेट को 5 सालों तक ट्रांसफर नहीं कर सकते। आप नई एसेट्स को खरीद रहे हो और डिडक्शन क्लेम कर रहे हो ना, तो सरकार ने कहा बेटा डिडक्शन तो क्लेम कर रहे हो, उसके साथ एक शर्त जुड़ी हुई है, खरीद कर बेच ना देना। तो कहा विद इन 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टॉलेशन, डेट को अंडरलाइन कर लेंगे आप, ईयर को मारो गोली, डेट ऑफ इंस्टॉलेशन से 5 साल गिनेंगे हम, एक एक दिन की कीमत है, पक्की बात है। On which deduction has already allowed under section 1 or 1A, the amount allowed as deduction shall be taxable in the previous year। अगर आपने कोई ऐसा ट्रांसफर कर दिया तो जिस साल आपने ऐसा ट्रांसफर किया उस साल की वो PGBP की इनकम मानी जाएगी, और अगर एक्चुअल कॉस्ट से अधिक पर सेल कर दिया तो कैपिटल गेन आ जाएगा। पढ़ा है ये सब तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है ना। तो जिस साल ऐसा ट्रांसफर करोगे 5 साल के अंदर, मान लो हमने कहीं पर यहाँ डिडक्शन ली थी इस साल और मैंने यहाँ पर 19-20 में ट्रांसफर कर दिया, तो बेटा टैक्स दे दो, आपकी जितनी भी डिडक्शन यहाँ मिली थी वो सब PGBP में क्रेडिट हो जाएगी, और अगर एक्चुअल कॉस्ट से अधिक का था तो एक्सेस अमाउंट कहाँ चला जाएगा? कैपिटल गेन में, बताया है। हावर सच टैक्सेबिलिटी डजंट अराइज इन द केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ न्यू एसेट ऑन द अमेलगमेशन और डीमर्जर, पक्की बात है। अमेलगमेशन और डीमर्जर अगर आप करते हो तो ऐसा डिडक्शन आपको मिलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, पक्की बात। लेकिन अगर उस अमेलगमेटेड कंपनी जो नई कंपनी बनी है या रिजल्टिंग कंपनी जो नई कंपनी बनी है उस एसेट को ले करके उसने ट्रांसफर कर दिया, गलती कर दी, मान लो मैंने 2 साल एसेट यूज़ की, अभी 3 साल और करनी थी मुझे, एसेट्स यूज़ करनी थी, मैंने उस पर डिडक्शन ले लिया था, लेकिन वो 3 साल खत्म होते होते मैंने अमेलगमेशन प्रोसेस में अपनी कंपनी इसको ट्रांसफ़र कर दी, नहीं हो सकता, तो क्या गलत हो गया? कहा गया गलती नहीं है, ये अमेलगमेशन कर रहे हो ना, डीमर्जर कर रहे हो, कोई गलती नहीं है, गलती नहीं है ये, ही विल गेट द बेनिफिट, मीन्स अब तो डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ, लेकिन गलती नहीं मानी जाएगी, कोई PGBP की इनकम नहीं रहेगी। बेटा 2 साल मैंने लिया है, खबरदार जो तूने 3 साल के अंदर अब ट्रांसफ़र किया तो ये माना जाएगा मेरी एसेट तुम्हारी एसेट है, 2 साल मेरे पास तो अब तुम्हारे साल पास कितनी साल रहेगी? 3 साल तो रखोगे ही रखोगे। 3 साल के अंदर तुमने अगर ट्रांसफ़र कर दिया तो जो मैंने छूट ली थी ना वो तेरे हाथ में टैक्स लगेगा,
मैं तो हूँ ही नहीं, मेरी कंपनी तो खत्म हो चुकी है, अमेलगमेट हो चुकी है। समझ में आई बात? क्लियर है? न्यू एसेट एनी प्लांट और मशीनरी विच बिफोर, अच्छा अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डेप्रिसिएशन का जो एडिशनल डेप्रिसिएशन देखा था, सुनो तीनों में फ़र्क समझना। सेक्शन 33 ए, वहाँ क्या था, कोई भी ऐसी एसेट नहीं खरीद सकते जो 11 शेड्यूल मेंशन हो, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है। वहाँ था कोई भी ऐसी एसेट नहीं खरीद सकते जो 1 साल में डेप्रिसिएशन अलाउड हो जाता हो 100%, यहाँ लिखा था किसमें, एडिशनल डेप्रिसिएशन में लिखा था, पक्का ना? वहाँ लिखा था कोई भी ऑफिस अप्लायंसेस नहीं खरीद सकते, कंप्यूटर खरीद सकते हो AB और ABA में। यहाँ लिखा था कंप्यूटर भी नहीं खरीद सकते, ऑफिस अप्लायंसेस तो आप खरीद ही नहीं सकते। वहाँ रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल के बारे में कुछ नहीं लिखा था एडिशनल डेप्रिसिएशन में, अरे AB एंड ABA में, लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन में कहा था रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं खरीद सकते। AB और ABA में लिखा था कोई भी ऐसी एसेट नहीं खरीद सकते जो गेस्ट हाउस और रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज हो, यहाँ पर भी वही लिखा है नहीं खरीद सकते। वहाँ चिप्स और एयरक्राफ्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि चिप्स और एयरक्राफ्ट नहीं खरीद सकते। ठीक है ना? यहाँ क्या लिखा है जरा उसको भी देख लेते हैं, बहुत बड़ा लोचा है, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। किसमें गाना था? 3 इडियट में। क्वेश्चन क्या था पता नहीं, क्या था गाना, था क्या था? ऑल इज वेल में ना, पिक्चर गाना तो 3 इडियट ही था तो कौन ऑल इज वेल में था ना। हाँ तो क्या था उसमें, क्वेश्चन क्या था पता नहीं, सेंटेंस था ना। देखो समय के साथ साथ आदमी गाने भी भूल जाता है। इस समय कौन सा गाना चल रहा है? WWE अच्छी चल रही है, फाइटिंग। अच्छा आपके गाने ठीक नहीं है? गाने याद ही नहीं। तमाशा का कौन सा गाना है वो? देखो चलो हम गए सिनेमा हॉल के बाहर टिकट लेने, PRDP का देना, PRDP मैंने कही कौन सी पिक्चर तो मैंने कही कौन सी, कोई कह रहा है प्रेम रतन धन पाए हो। मैंने कहा कि हर चीज़ का शॉर्टकट ही बनाओ बैठ करके। जब आई थी एक बार कमीने आई थी तो टिकट हॉल पर बोलना पड़ा कमीने 2 दिन तो 2 दिया बेचारा तो और क्या करता, दिन भर उसको गाली ही सुनने पड़ी होगी। ले गए थे सारे बच्चों को, 150-200 बच्चों का पूरा हॉल बुक हुआ था, सब कमीने देखने चले थे। गलत बात है ना? तुम लोगों ने देखी नहीं देखी? नहीं देखी? देखी थी? चलो वापस आते हैं। बच्चों को बिगाड़ दिए सब पिक्चर वाले वैसे। मम्मी पापा को सब नहीं छोड़ते। पापा कमी नहीं चलो। तो किसी को सब नहीं छोड़े। मेरी सिस्टर कहती थी जब हमको डांटना होता था, खूब मारते थे उसको पढ़ने के लिए, तो जब उसको मौका मिलता था नहीं छोड़ती थी। भैया कुत्ता ले आओ पॉज कर देती थी फिर ले आती थी पूरा। मतलब डॉगी करके ले आओ तो भैया कुत्ता ले आओ, बड़ी चालाकी से। देखो इधर कोई भी, अब वहाँ क्या मना था वो हम लोगों ने देख लिया, यहाँ क्या मना था अभी एडिशनल डेप्रिसिएशन में वो देख लिया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं जो सेक्शन 32 AC में मना है कंपनी को, कोई भी ऐसी प्लांट चाहे इंडिया में यूज़ हुई हो चाहे आउटसाइड इंडिया में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेकंड हैंड नहीं होनी चाहिए। लिखा हुआ है हाँ या ना? एनी प्लांट और मशीन विच बिफोर इट्स इंस्टॉलेशन बाय द SSC वाज ईदर यूज्ड विद इन और आउटसाइड इंडिया बाय एनी अदर पर्सन, सेकंड हैंड नहीं होनी चाहिए। लिख लो ब्रैकेट में सेकंड हैंड, नो सेकंड हैंड। एनी प्लांट और मशीनरी इंस्टॉल्ड इन एनी ऑफिस प्रीमाइसेस और एनी रेजिडेंशियल अकोमोडेशन इंक्लूडिंग अ गेस्ट हाउस, कोई नई बात बताओ।
एनी ऑफिस अप्लायंसेज इंक्लूडिंग कंप्यूटर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं मिल सकता, कंप्यूटर भी नहीं छूट मिलेगी, कुछ भी नहीं छूट मिलेगी। ऑफिस अप्लायंसेज, रेजिडेंशियल हाउस सब वही कॉपीड है। कोई व्हीकल हो, एनी व्हीकल, रोड ट्रांसपोर्ट नहीं, एनी व्हीकल। क्लियर है? एनी प्लांट और मशीनरी द होल ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ विच इज अलाउड इन डिडक्शन इन द सेम प्रीवियस ईयर, एनी शिप और एयरक्राफ्ट। तो सब सारी चीज़ें वही हैं, केवल बदला तो केवल एक ही चीज़ बदला, एनी व्हीकल का नाम सेक्शन 33 AB और ABA में तो था ही नहीं, एक्सक्लूडिंग की लिस्ट में। एडिशनल में आ गया, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, लेकिन सेक्शन 32 AC कहता है कोई भी व्हीकल पर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। बस इतना ही तो फर्क है, पक्का ना? Student may note that deduction under section 32 AC 1 or 1A in respect of new plant and machinery acquired installed shall be allowed as deduction in addition to the no, अच्छा ये मैंने अभी बता दिया जबकि हमको तुमसे क्वेश्चन पूछना था। डेप्रिसिएशन जो आपको मिलेगा वो तो मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन जो आपको मिलना है वो भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। नॉर्मल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन, उसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, वो दोनों तो मिलेंगे। प्रॉब्लम आती है क्या सेक्शन 32 AC उसके बदले है या उसके अलावा है? उसके अलावा है, यानी वो दोनों तो बेनिफिट मिलेंगे, डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन, बट यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 32 AC ऑल्सो, क्योंकि ये इंसेंटिव बेस्ड, इन्वेस्टमेंट बेस्ड इंसेंटिव है। ठीक है ना? आप जितना इन्वेस्टमेंट करोगे आप उतना बेनिफिट लोगे। अब दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत आएगी सेक्शन 32 AD चोटी का जोर लगा दो AD में। अभी हम उस पर जा भी नहीं रहे, पहले हमें इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब हम AD की बात करेंगे। वो भी AD की बात आज नहीं करेंगे, घर जाओगे तुम लोग बड़े सुकून से तुम लोग बैठोगे, डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन, एनहांस्ड ये इंसेंटिव बेस्ड, इन्वेस्टमेंट बेस्ड इंसेंटिव, इसकी बात कर लोगे, और तुम लोग 33 AB ABA सब आपस में मैच कर लेना, एक चार्ट बना लेना ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो सेक्शन 32 AC पर बेस्ड है। और इसका जवाब तुम लोग दोगे। ठीक, हटा दें इसको। ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन तुम लोग कॉपी में लिखते जाना, फिलहाल हम क्वेश्चन लिखेंगे, जब आप बताते जाएंगे तुम लोग आंसर लिखते जाना। असेसमेंट ईयर लिखने की ज़रूरत है? चलो भाई तुम लोग बताओ, छोड़ दो कॉपी छोड़ दो, अमाउंट ऑफ डिडक्शन बता दो। क्या इस साल कोई मिलेगा? क्योंकि 25 करोड़ 100 करोड़ से ऊपर, 100 करोड़ से ऊपर, ये अब 100 करोड़ से ऊपर हो गया ना? हो तो गया। तो सुन लो, 110 का 15% माइनस पिछले साल कितना मिला था, कितना हो गया? क्लियर है? बोलो भाई।
लेकिन अगर आप कहते सर हम नहीं जाएंगे 32AC1 में, हम सेक्शन 32AC1A में जाएंगे, तो क्या जरूरी था आप जाओ? जा सकते थे या नहीं? जा सकते थे, कोई मना नहीं किया था। आप सीधे सीधे 90 करोड़ पर डिडक्शन ले लेते 25% के हिसाब से। लेकिन हमें एक बात बताओ, कौन ऐसा बंदा होगा जो कम डिडक्शन लेना चाहे? जब आपको 110 पर मिल रहा है तो आप 90 पर क्यों जाओगे? चलो, बताओ तुम लोग कितना डिडक्शन मिलेगा? सर इसमें तो मिलेगा नहीं, 100 करोड़ है नहीं, वैसे भी 100 करोड़ नहीं हुआ, तो 32AC1 में तो हम जा ही नहीं सकते। 1A में जाएंगे, 40 करोड़ का 15% ले लेंगे। नहीं समझ में आई बात? क्लियर है? 150 एंड 10। अच्छा, सर पहले ही साल ये 100 करोड़ पार हो गया, तो हम ले लें छूट? 150 का 15% 22.5, और यहाँ तो अब छूट ले सकते हैं। हाँ, 160 का 15% ले लो, माइनस कर दो जितना पहले मिल चुका है, एक वही आएगा, नए पर 10 का 75% सीधे सीधे हिसाब सही है बिल्कुल। चलिए आगे, 60 एंड 20। कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला। ना तो आप 100 करोड़ क्रॉस कर पाए, ना तो इस साल 25 करोड़ का डिडक्शन इन्वेस्टमेंट है। हाँ बोलो, कुछ बकबका रहे थे, बोलो। ऐसे कैसे बात वही पड़ती है? हाँ कोई दिक्कत नहीं, सही सोच रहे हैं हम। अब देखो, 1 में तो बेनिफिट मिलेगा नहीं, 1 में तो नहीं मिलेगा, लेकिन 1A में जा सकते हैं। कितना? इसमें 15% सीधे सीधे। That's it। चलें आगे, लास्ट नोट करना हो तो कर लो इसको तुरंत।
चलो भाई लास्ट केस, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? क्या हम इसका डिडक्शन छोड़ दें? ले लेते 22.5। अब 170 का ले लो 15%, माइनस कर दो 22.5, बताओ कितना? 3, क्योंकि सीधे इसका आ जाएगा। यहाँ कोई 1A में मिलेगा। यहाँ देखो स्विच नहीं कर पाए हम लोग, अगर यहाँ 30 भी होता तो भी हम स्विच नहीं कर पाते। अच्छा इसका बताओ, इसका मतलब तुम लोग को ये सेक्शन समझ में आ गया, बधाई हो। नहीं अच्छा सेक्शन था। अगर हम बात करें, हटा दे इसको, रिवीजन दे दे एक बार पूरा, 5 मिनट लगेगा। सेक्शन 28 में था हम लोग का चार्जिंग सेक्शन ऑफ पीजीबीपी, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द एसएससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। In case of an export, SSC profit on sale of import license, profit on sale of duty entitlement passbook, profit on duty drawback and cash assistance. Clear? थर्ड बताया था की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, फोर्थ द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और अमेनिटी arising due to business or exercise due to profession, whether convertible into money or not. Next बताया था any compensation due to or received by any person on account of, पहला टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू एनी इंडियन कंपनी और अदर कंपनी, एनी टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू एनी इंडियन फर्म और इंडियन एजेंसी, वेस्टिंग ऑफ द मैनेजमेंट इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट बताया था एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस एक्टिविटी, फॉर नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ पेटेंट कॉपीराइट फ्रेंचाइजी लाइसेंस एक्सेट्रा। उसके बाद एनी इंटरेस्ट सैलरी बोनस कमीशन और एनी अदर रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय अ पार्टनर फ्रॉम इट्स पार्टनरशिप फर्म। लास्ट बताया था सेक्शन 35 AD, छोड़ दिया था। इसके बाद सेक्शन 29 बताया था हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी। क्या कहा था? मेरी तरफ ऐसे ना देखो, किसकी ओर देखो, 30 से लेकर 43D तक के प्रोविजंस को फॉलो करो, पीजीबीपी का कैलकुलेशन हो जाएगा। सेक्शन 30 में आए थे बिल्डिंग पर, जो बिल्डिंग बिजनेस के लिए यूज़ होती है उस पर किए गए रेवेन्यू खर्चे, रेंट रिपेयर इंश्योरेंस एंड टैक्स अलाउड होते हैं। सेक्शन 31 में प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर एंड फिक्सचर पर किए गए रेवेन्यू नेचर के रिपेयर एंड इंश्योरेंस अलाउड होते हैं। रेंट और टैक्स सेक्शन 37 में अलाउड होते हैं। और सेक्शन 37 बोलता है मैं हूँ ना, पक्का ना। सेक्शन 37 बोलता है अगर कोई डिडक्शन सेक्शन 32 सेक्शन 36 में अलाउड नहीं हुई, अगर कोई एक्सपेंडिचर बिजनेस के लिए किया गया है, पर्सनल नहीं है, कैपिटल नेचर का नहीं है, रेवेन्यू नेचर का है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर किया गया है, तो वो अलाउड होगा डिडक्शन सेक्शन 37 में। सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन के बारे में बताया था। इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड ऑन ब्लॉक ऑफ एसेट बाय यूजिंग द WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन टू द ओनर ऑफ द एसेट एंड इंक्लूड्स फ्रैक्शनल ओनरशिप एट द रेट प्रेस्क्राइब्ड अंडर दिस एक्ट। क्लियर? रेट्स की जहाँ तक बात की थी हम लोगों ने, वहाँ पर रेट्स में बिल्डिंग पर की थी बात 5% अगर रेजिडेंशियल है, बिजनेस के लिए तो 10%, टेम्पोरेरी है तो 100%। क्लियर? फर्नीचर के लिए 10%, शिप के लिए 20%, इनटेंजिबल के लिए 25%, प्लांट के लिए 15%, कंप्यूटर के लिए 60%, प्रोफेशनल बुक्स के लिए 100%, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए 100%। याद आया? और मोटर लॉरी वगैरह जो रनिंग देम ऑन हायर था 30% बताया था बसेस वगैरह के लिए। क्लियर है? इसके लिए इसके आगे बताया था ब्लॉक ऑफ एसेट की डेफिनेशन। ब्लॉक ऑफ एसेट सेक्शन 2 सबसेक्शन 11, ब्लॉक ऑफ एसेट मीन्स द ग्रुप ऑफ एसेट विच फॉल्स अंडर द सेम कैटेगरी एंड ऑन विच द सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज एप्लीकेबल। इसके बाद मैंने बताया था सेक्शन 43(1), याद होगा, एक्चुअल कॉस्ट की डेफिनेशन। एक्चुअल कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द एसएससी शैल बी रिड्यूस्ड बाय दैट पोर्शन ऑफ द कॉस्ट विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेड बाय एनी अदर पर्सन और अथॉरिटी।
सेक्शन 43(1) में मैंने एक्सप्लेनेशन से बताए थे। पहला बताया था साइंटिफिक रिसर्च, दूसरा बताया था गिफ्ट और विल, तीसरा बताया था एसेट ट्रांसफर्ड फॉर फॉर द पर्पस गेटिंग द हायर क्लेम ऑफ डेप्रिसिएशन और अवेडिंग ऑफ द टैक्स। 4 बताया था ट्रांसफर करके री एक्वायर कर लेना। 4 बताया था ट्रांसफर करके लीज पर ले लेना। 5 बिल्डिंग का था जो हम अपने घर में यूज़ करते थे, बिजनेस में ले आ रहे हैं। 6 होल्डिंग टू सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी टू होल्डिंग कंपनी। 7th बताया था अमेलगमेटिंग टू अमेलगमेटेड कंपनी। 7A बताया था डिमर्ज टू रिजल्टिंग कंपनी। 8 बताया था इंटरेस्ट ऑन लोन टू एक्वायर फिक्स एसेट। 9 बताया था सैनवेट एंड मोडवेट क्रेडिट। 10 बताया था सब्सिडी। 11 बताया था नॉन रेसिडेंट अगर इंडिया में आता है अपनी एसेट्स को लेकर के इंडिया में यूज़ करने के लिए। 12 बताया था कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। और 13 बताया था, 13 भी तो बताया था तुम लोग को, यही बताया था। चलो बताइए। सेक्शन 43(1) के बाद हम लोग आए थे एडिशनल डेप्रिसिएशन, हाँ या ना। एडिशनल डेप्रिसिएशन में हम लोगों ने देखा कोई भी नई प्लांट एंड मशीनरी अगर यूज़ होती है तो उस पर मिलेगा एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% के हिसाब से। किसी भी एसएससी को मिलेगा 10%, अगर 180 दिन से कम यूज़ हुई है तो 10% इस साल, रेस्ट नेक्स्ट ईयर में मिल जाएगा, ईयर में मिल जाएगा नेक्स्ट, यही तो बताया। उसके बाद हम लोगों ने सेक्शन 32AC देखा, इन्वेस्टमेंट बेस्ड इंसेंटिव, कि अगर कोई कंपनी एसएससी नई प्लांट एंड मशीनरी पर इन्वेस्ट करती है तो ये डिडक्शन मिलेगी। दैट्स इट, क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो बोलो, पक्का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेक्शन 35 स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? हम लोगों ने सेक्शन 33A भी देख लिया है, ABA भी देख लिया है, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सेक्शन 35 देखेंगे। क्या देखेंगे? थैंक यू बच्चों।